अस्सलाम वालेकुम, किड्स लाइफ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल किड्स लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। 3 बहनों की कहानी, बादशाह खुसरो। कहानी इस तरह शुरू होती है कि पुराने ज़माने में ईरान में खुसरो नाम का एक बादशाह था। उसकी एक ख़ास आदत थी, वो कपड़े बदलकर शहर में घूमता था। ऐसा करने से वो अपनी रियाया लोगों के अच्छे बुरे हालात के बारे में जान लेता था। एक दिन वो अपने वजीर के साथ शहर में सैर के लिए निकला। बादशाह छुपकर शहर की गलियों में चलने लगा। वो देखना चाहता था कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। एक छोटी सी गली में एक घर से औरतों की आवाजें आईं। बादशाह रुक गया और सुनने लगा। उसने दरवाजे की दर्ज से झांक कर देखा तो 3 जवान लड़कियां चरखा काट रही थीं। बड़ी बहन बोली, काश मेरी शादी नानबाई से हो जाए तो उस मुश्किल जिंदगी से आराम मिल जाए। बीच वाली बहन बोली, मैं तो बादशाह के बावर्ची से शादी कर लूं ताकि अच्छे अच्छे खाने रोज मिलें। सबसे छोटी बहन हंसकर बोली, जब तुम सब ख्वाब देख रही हो तो मैं भी बादशाह से ही शादी कर लूं, फिर सब मुझे मलका कहेंगे। तीनों बहनें ये कहकर हंसने लगीं। बादशाह ने वजीर से कहा, इस घर को याद रखो, कल सुबह इन तीनों को दरबार में बुलाओ। ख्वाब सच हो गया। अगले दिन तीनों बहनों को दरबार में लाया गया। वो बहुत डर गईं। बादशाह ने प्यार से कहा, घबराओ नहीं, जो बात रात को कही थी वही बताओ। मजबूरी में उन्होंने अपनी बातें दोहरा दी। बादशाह खुसरो ने फौरन बड़ी और बीच वाली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करा दी और छोटी बहन को अपनी मलका बना लिया। कुछ दिन बाद दोनों बड़ी बहनों को छोटी बहन से जलन होने लगी। कोई तरीका मिलना चाहिए। हाँ, बस एक मौका चाहिए। वो सोचने लगी कि उसे कैसे बदनाम करें। इसी दौरान मलका को मालूम हुआ कि उसे बच्चा होने वाला है। दोनों बहनें मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन, जो उनकी चाल से ना वाकिफ थी, बहुत मोहब्बत से पेश आई। उसने दोनों बहनों से कहा कि बच्चे की पैदाइश के वक्त आना। दोनों बहनों ने एक बुरी साजिश की। उन्होंने सोचा, जब बच्चा होगा तो उसे हटाकर बिल्ली का बच्चा रख देंगे, फिर बादशाह नाराज होकर मलका को निकाल देगा। जब मलका का बच्चा होने वाला था तो उसने बादशाह से इजाजत ली कि उसकी बहनें आईं। दोनों बहनें आईं और उन्होंने एक बिल्ली के बच्चे का बंदोबस्त कर लिया। मलका के यहाँ एक बहुत खूबसूरत बेटा पैदा हुआ। बुरी बहनों ने बच्चे को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और मलका के पास बिल्ली का बच्चा रख दिया। सारे महल में खबर फैल गई कि मलका के यहाँ बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने मलका को मरवाना चाहा, लेकिन दानिशमंद वजीर ने रोका। सब्र कीजिए, मुझे लगता है इसमें कोई राज है। मलका का क्या कसूर, जो कुदरत ने बनाया वही पैदा हुआ। टोकरी नहर में बहती रही। बादशाह के माली की नजर उस पर पड़ी। उसने निकाल कर देखा तो अंदर एक नया बच्चा था। माली के घर कोई बच्चा नहीं था। वो खुश होकर बच्चे को घर ले आया और अपनी बीवी को दे दिया। माली की बीवी ने उसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। चूंकि टोकरी महल की तरफ से आई थी, इसलिए माली ने किसी को नहीं बताया। शायद ये कोई बादशाही राज हो। अगले साल मलका के यहाँ फिर बच्चा होने वाला था। बेचारी मलका ने फिर अपनी बहनों को बुलाया। इस बार उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा डाल दिया और सबको बताया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है। असल बच्चे, जो एक लड़का था, को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तेफाक से उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर पालने लगा। तीसरे साल मलका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन जलन वाली बहनों ने उसे भी हटाकर मुर्दा चूहा रख दिया। कुदरत का करिश्मा कि ये लड़की भी माली को मिल गई। उसने उसे भी रख लिया। बादशाह बहुत नाराज हो गया। उसने मलका को लोहे के पुंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया। हुक्म दिया कि जो भी आए जाए मलका के मुंह पर थूके। जो नहीं थूकेगा उसे मौत की सजा होगी। लोग मजबूरी में बेकसूर मलका के मुंह पर थूकते थे। लोग बादशाह के जुल्म को बुरा समझते थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। तीनों बच्चे माली के घर पलते बढ़ते रहे। माली ने उनको शहजादों जैसी तालीम दी।
बड़े लड़के का नाम बहमन, छोटे भाई का परवेज और बेटी का नाम परीजाद रखा। सब उन्हें इन्हीं नामों से जानते थे। इसी जमाने में माली की बीवी बीमार होकर फौत हो गई। बच्चों को इतना दुख हुआ जैसे अपनी माँ का होता है, क्योंकि वो उसे ही अपनी माँ समझते थे। इसी गम में तीनों पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली के पास बहुत पैसे थे। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक खूबसूरत महल बनवाया और एक बहुत बड़ा बाग लगवाया। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि माली भी फौत हो गया। बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या कर सकते थे। आखिर सब्र करके बैठ गए। दोनों भाई सैर और शिकार के लिए जाते। परीजाद बाग में अपना दिल बहलाती या गाना गाती। फिर से साजिश। इत्तेफाक से मलका की जलन वाली बहनों को भी उनका पता चल गया। उनकी जलन की आग भड़क उठी। उन्होंने आपस में बात की। मलका का तो ठीक बंदोबस्त हो गया, लेकिन अगर ये बच्चे जिंदा रहें तो मुमकिन है किसी दिन राज खुल जाए, लिहाजा उन्हें यहां से भगाना होगा। चुनाचे उन्होंने एक बड़ी उम्र की औरत को बुलाया और अपना इरादा बताया। वो औरत बोली, तुम फिक्र न करो, मैं उन्हें ऐसे तरीके से यहां से हटाऊंगी कि किसी को कान खबर नहीं होगी। एक दिन बहमन और परवेज शिकार को गए। वो बड़ी औरत उनके घर आई। उसने परीजाद से नमाज पढ़ने की इजाजत ली और वुजू करके नमाज पढ़ने लगी। परीजाद उसकी नेकी से मुतासिर हुई। उसने उसे इज्जत से खाना खिलाया और अपने साथ बाग दिखाने ले गई। चालाक बुढ़िया बाग देखकर बोली, वाह, यहाँ तो हर चीज मौजूद है, लेकिन 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो फिर ये बेमिसाल बाग हो जाए। परीजाद ने पूछा, वो क्या चीजें हैं? बुढ़िया ने कहा, इनका मिलना जरा मुश्किल है। परीजाद ने इसरार किया, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया ने कहा, एक बोलने वाली चिड़िया, एक गाने वाला दरख्त और एक सुनहरी चश्मे का पानी। अगर ये भी आ जाएं तो ये बाग जन्नत का नमूना बन जाए। परीजाद बोली, ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? बुढ़िया ने कहा, यहाँ से 20 दिन के सफर पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो जरूर ये नायाब चीजें पा सकता है, वरना तो लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह घूम रहे हैं। बुढ़िया ये कहकर चली गई, लेकिन परीजाद गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो उन्होंने बहन को परेशान देखा। उन्होंने हाल पूछा तो परीजाद ने सब कुछ बता दिया। बहमन ने कहा, तुम इतना रंज क्यों करती हो? मैं जाता हूं और ये सब चीजें ले आता हूं। अगले दिन बहमन सफर के लिए तैयार हुआ। उसने बहन को एक खंजर दिया और कहा, ये मेरी निशानी है। जब तक ये साफ रहे समझना मैं ठीक हूं। अगर ये मेला हो जाए तो समझना मुझ पर मुसीबत आई है, और अगर खून लग जाए तो समझना मैं मर गया हूं। उसके बाद बहमन बहन से रुखसत होकर 20 दिन तक इसी रास्ते पर चलता रहा जो बुढ़िया ने बताया था। 21वें दिन हिंदुस्तान की सरहद पर उसे एक झोंपड़ी नजर आई। वो सीधा वहां पहुंचा। अंदर एक फकीर बैठा था और उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ था। बहमन ने जेब से कैंची निकाली और फकीर के बाल काटे, फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और बोला, बेटा, यहां कैसे आना हुआ? बहमन ने अपना मकसद बयान किया। मैं अपनी बहन के लिए बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी लेने आया हूं। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहां बहुत खतरे हैं। तुमने मेरी खिदमत की है, इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूं। बहुत से लोग इस तलाश में गए, लेकिन वापस कोई नहीं आया। बहमन ने इसरार किया। फकीर ने अपनी झोली से एक गेंद निकाल कर दी और कहा, इसे जमीन पर डाल दो और उसके पीछे चले जाना। जहां ये रुक जाए वहां घोड़े से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीब आवाजें आएंगी। वो तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगी, लेकिन कोई नजर नहीं आएगा। उस वक्त सब्र से काम लेना और हिम्मत रखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे, और अगर आगे चलते रहें तो तुम्हारी मतलूबा चीजें मिल जाएंगी।
बहमन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया, उसने गेंद जमीन पर डाली और उसके पीछे रवाना हो गया। गेंद पहाड़ के दामन में रुक गई। बहमन घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद कदम ही चढ़ा था कि चारों तरफ से शोर मच गया, गालियों की आवाजें आने लगी। पकड़ो पकड़ो! बहमन सब कुछ सुनता रहा और बर्दाश्त करता रहा। जब वो ऊपर चढ़ा तो गालियां सुनकर बहमन का खून खोल उठा। चंद कदम और आगे बढ़ा तो बिल्कुल पास से किसी ने बहुत सख्त गाली दी। बहमन तलवार लेकर पलटा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन वो खुद पत्थर का हो गया। परिजाद रोज बहमन का खंजर देखती और उसकी सलामती की दुआएं मांगती। एक रोज उसकी तबीयत उदास थी। दिन में खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। शाम हो गई लेकिन उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई। परवेज बाहर से आया तो कहने लगा, बहमन भाई का खंजर मुझे दिखाओ, मेरा जी घबरा रहा है। परिजाद अंदर से खंजर लाई और मियान से निकाला तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। ये देखकर परिजाद रोने लगी और परवेज से कहा, जरूर बहमन भाई पर कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। परवेज बहुत परेशान हुआ और बहन को समझाकर कहने लगा, मैं बहमन की तलाश में जाता हूं। परिजाद ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूंगी? परवेज बोला, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूं, लेकिन सोचो अगर उस वक्त बहमन की मदद ना की तो उसका क्या हाल होगा। दोनों भाई बहन मिलकर बहुत रोए। परवेज ने अपने गले से मोतियों की माला उतार कर बहन को दी और कहा, इससे मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा। जब तक ये अच्छी हालत में है मैं खैरियत से हूं। अगर उसके मोती एक दूसरे से चिपक जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। परिजाद ने माला अपने गले में पहन ली और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूं। परवेज 20 दिन के सफर के बाद 21वीं रोज इसी फकीर की झोपड़ी पर पहुंचा। उसने वही सवाल किया कि बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी लेने आया हूं। फकीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान दे रहे हो? चंद रोज पहले तुम्हारे जैसा नौजवान गया लेकिन अभी वापस नहीं आया। शायद पत्थर का हो गया। तुम इस इरादे से बाज आ जाओ। परवेज ने कहा, बाबा वो मेरा भाई था, अब मैं जरूर जाऊंगा। या तो अपनी जान दूंगा या भाई का बदला लूंगा। जब फकीर ने देखा कि ये नहीं मानेगा तो गेंद निकाल कर दी और सब हिदायतें समझा दी। परवेज गेंद को जमीन पर डालकर उसके पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दामन में रुक गई। परवेज घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया हर तरफ शोरो गुल पड़ गया और गालियों की बुछाड़ हो गई। कोई उसका नाम लेकर धमकाने लगा। परवेज ने बहुत कोशिश की लेकिन सब्र न कर सका। वो तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि उसी वक्त पत्थर का हो गया। जिस लम्हे वो पत्थर बना उसी लम्हे परिजात के गले में पड़ी माला के मोती एक दूसरे के करीब हो गए। परिजात समझ गई कि दूसरे भाई परवेज पर भी मुसीबत आन पड़ी। तमाम दिन वो भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे रोज उसने फैसला किया, जब भाई नहीं रहे तो मैं रहकर क्या करूंगी। चुनाचे परिजात ने मर्दाना कपड़े पहने, घोड़े पर सवार हुई और खुदा पर भरोसा करके चल पड़ी। 20 दिन के सफर के बाद 21वें दिन फकीर की झोपड़ी पर पहुंची और वही सवाल किया। दरवेश ने कहा, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं हो, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया? इस रास्ते में तो कई जवान मर्द खत्म हो गए। परिजाद ने हाथ बांधकर कहा, बाबा अभी चंद रोज पहले मेरे 2 भाई यहां आकर खत्म हो गए। अब मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। फकीर ने परिजाद को भी पहाड़ के सब राज बताए और एक गेंद निकाल कर दी। परिजाद ने गेंद लेकर दरवेश को सलाम किया, फिर अपनी जेब से रुई निकाल कर कानों में इस तरह ठोंस ली कि बिल्कुल कान बंद हो गए। ये देखकर दरवेश मुस्कुरा दिया और बोला, मालूम होता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी की समझ में नहीं आई। इस तरह ना कान में आवाजें पड़ेंगी और ना तुम धोखा खाओगी। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजात गेंद के साथ रवाना हुई और पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी। कानों की रोई दोबारा ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुई, लेकिन परिजात के तो कान बंद थे, कुछ सुनाई ही नहीं दी।
वो बेखौफ पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परीजाद ने अपने कानों की रोई निकाली। सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है। Parizad, इसको पकड़ लो, you have ये चूर है। finally arrived. परीजाद ने बढ़कर पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। परीजाद ने पूछा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने पता बताया और कहा, इसकी शाख तोड़ लो, वही काफी है। परीजाद ने शाख तोड़ ली, फिर सामने के चश्मे से वही रखा हुआ एक चांदी का घड़ा भर लिया। फिर परीजाद ने चिड़िया से पूछा, मेरे भाई जो पत्थर हो गए कैसे ठीक होंगे? चिड़िया बोली, ये सब जादू का खेल है। इसी चश्मे का पानी डालो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परीजाद ने पहले अपने भाइयों को पहचाना और उन पर सुनहरी चश्मे का पानी डाल दिया, छिड़का। वो फौरन असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम लोगों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर बने हुए थे। पानी पड़ते ही खुदा के हुक्म से सब असली हालत में आ गए। सब ने परीजाद का बहुत शुक्रिया अदा किया। इसके बाद सब पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हिन्ना रहे हैं। सब ने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने रास्ते पर चल पड़े। जब वो फकीर की जगह पहुंचे तो ना फकीर था और ना उसकी झोपड़ी, साफ मैदान पड़ा था। परीजाद कहने लगी, ये फकीर ही जादू से मुताल्लिक था। जब जादू खत्म हो गया तो वो भी गायब हो गया। इसके बाद परीजाद ने सब नौजवानों को रुखसत किया और खुद अपने भाइयों के साथ नायाब चीजें लाकर अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर परीजाद ने गाने वाले दरख्त की शाख एक अच्छी जगह पर लगा दी। एक खूबसूरत हौज में फवारा तैयार करके उसमें सुनहरे चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो उस शाख की जगह एक पूरा दरख्त खड़ा था और उसमें अजीब व गरीब सर निकल रहे थे। हौज भर गया था और फवारा जोर से चल रहा था। बरामदे में चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और चिड़िया बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी। सारे शहर में उन चीजों की शोहरत हो गई। जो भी लोग उन अजायबात को देखने आते हैरान रह जाते। एक रोज बहमन और परवेज शिकार करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, लेकिन सामना हो गया। मजबूरन अदब से खड़े हो गए। जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुककर सलाम किया। उनको देखकर बादशाह की तबीयत खुद ब खुद खिंची। उन्हें पास बुलाकर पूछा, तुम किसके बेटे हो? उन्होंने कहा, हुजूर माली के बेटे हैं। फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा मेरे साथ आओ, दिखाओ क्या शिकार खेलते हो। जंगल में जाकर थोड़ी देर में कई शेर मार लाए और बादशाह के आगे पेश किए। बादशाह उनकी जुर्रत और महारत से और ज्यादा मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा, तुम मेरे साथ महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर कहा, हुक्म मानने में कोई उज़्र नहीं, लेकिन हमारी एक बहन है और हम सब ने मिलकर कसम खाई है कि उसके मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। हम उससे पूछ लें और कल हुजूर की खिदमत में हाजिर हों। बादशाह ने इजाजत दे दी। दोनों भाई घर आए, लेकिन बादशाह की दावत का जिक्र परीजाद से करना भूल गए। दूसरे रोज बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों शर्मिंदा हुए और माजरत की, हुजूर हमें कल याद नहीं रहा, कल पूछकर फिर हाजिर होंगे। इसी तरह 3 दिन बराबर भूलते रहे। चौथे रोज बादशाह ने दोनों को एक एक गेंद दी और कहा, इसे कमर में बांधो, जब कपड़े उतारोगे तो ये गिरेंगे और तुम्हें याद आ जाए। दोनों भाइयों ने शुक्रिया अदा करके गेंद कमरों में बांध लिए। रात को जब लेटने लगे तो वो गेंद कपड़ों से गिरी और उन्हें बादशाह से क्या हुआ वादा याद आ गया। दोनों फौरन परीजाद के पास आए और बादशाह की दावत का जिक्र किया। परीजाद कहने लगी, तुमने पहले याद क्यों नहीं रखा? खैर खैरो। वो अपनी चिड़िया के पास गई और पूछा, मेरे भाइयों को बादशाह की दावत में जाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, हाँ। परीजाद भाइयों के पास आई और कहा, आप बादशाह की दावत मंजूर कर लें और दूसरे रोज बादशाह को अपने घर दावत दें, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। दूसरे रोज बहमन और परवेज फिर शिकारगाह में बादशाह से मिले और कहा, हमारी बहन बहुत नाराज हुई कि तुमने पहले दावत क्यों कबूल नहीं की। बादशाह ने हंसकर कहा,
कोई बात नहीं, इसमें भी बेहतरी है। फिर वो इन दोनों भाइयों को लेकर महल में दाखिल हुआ। रास्ते में लोगों ने देखा तो बहुत हैरान हुए। ये कहाँ के शहजादे हैं? लोग उनके हुस्नो जमाल को देखकर खुश हुए। बादशाह बहमन और परवेज को लेकर एक कमरे में आया। फिर दस्तरखान पर खाना लगाया गया और सबने मिलकर खाया। बादशाह की हालत ये थी कि जी चाहता कि दोनों उसकी नजरों के सामने रहें। जब तक खाना खाया जाता रहा, बादशाह बराबर उन्हीं देखता रहा। खाने के बाद महफिल जमी। रात तक दोनों भाई बादशाह के मेहमान रहे। रुखसत होने लगे तो हाथ बांधकर दरखास्त की, कल जब हुजूर शिकार से वापस हों तो हमारे गरीब खाने को भी इज्जत दें। बादशाह, जो रोज बरोज उनका मोतक़िद हो रहा था, इनकार न कर सका और बोला, बच्चों, मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगा। दोनों भाई अपने घर आए और सब कुछ अपनी बहन परीजाद को बताया। परीजाद चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज बादशाह आ रहे हैं। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे बावर्ची हैं, उन्हें हुक्म दो कि अच्छे खाने तैयार करें, लेकिन एक प्याली मोतियों की खीर जरूर बनाना। परीजाद ने कहा, मोतियों की खीर कैसे बनेगी और इतने मोती कहां से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। परीजाद ने खुद जाकर खोदा तो वाकई बेहिसाब खजाना पड़ा था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलाया। मोतियों की संदूकची देकर कहा, इसकी खीर बनाओ। बावर्ची हैरान हो गया और कहा, बेगम साहिबा, मोतियों की खीर किस तरह बनेगी और ये कैसे खाई जाएगी? परीजाद ने कहा, तुम्हें इससे क्या, जो हुक्म दिया वो करो। बावर्ची ने कहा, बेहतर हुजूर। बहमन और परवेज तमाम दिन बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने बादशाह को रात का वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और शिकारगाह से उनके घर आया। जब परीजाद को मालूम हुआ कि बादशाह आ रहे हैं तो अपनी खादमाओं के साथ दौड़कर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बादशाह ने परीजाद को देखा तो उसके सीने में एक होक उठी, जैसे बहमन और परवेज को देखकर उठी थी। उसने परीजाद को बेटियों की तरह प्यार किया। फिर तीनों बहन भाई बादशाह को अपना बाग दिखाने ले गए। वहां बादशाह हैरान हुआ और पूछा, ये क्या राज है? बहमन ने सब हाल सुनाया। हमारी बहन ये नायाब चीजें इस तरह लाई। बादशाह बहुत खुश हुआ और दरख्त का दिल को लिभाने वाला गाना सुनता रहा। फिर हौज और फवारा देखा जिसमें सुनहरी पानी बरसता था। इसके बाद बोलने वाली चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहां बहुत से परिंदे उसके गिर्द जमा थे। परीजाद ने कहा, ए चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन अदब से झुकी और बादशाह को सलाम करके माजरत की। बादशाह उसकी गुफ्तगू सुनकर बहुत हैरान हुआ। जब सब खाना खाने के लिए चले तो चिड़िया ने कहा, मुझे भी वहीं ले चलो। परीजाद ने पिंजरा अपने साथ लिया और खाने के कमरे में लाकर लटका दिया। जब बादशाह खाना खाने बैठा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान होकर कहने लगा, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं तो समझता था कि तुम सब अक्लमंद होगे, लेकिन ये ऐसी बेवकूफी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। बहमन, परवेज और परीजाद खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह से कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि जब लोगों ने कहा कि मलका के हां बिल्ली, कुत्ते और चूहे पैदा हुए, उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि इंसान के हां जानवर कैसे पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की ये बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कहा, ए चिड़िया, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ कि असल मुआमिला क्या है? चिड़िया ने कहा, मलका की बड़ी बहनें, जिनकी शादी आपने नानबाई और बावर्ची से करवाई थी, अपनी छोटी बहन से जलती थीं। चुनाचे बच्चों की पैदाइश के वक्त उन्होंने पहले और दूसरे लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते
कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई, उसे भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ। लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और अब लायक बनाकर आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया। उसने माफी मांगी, बेटा, मेरी नादानी में तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को लेकर जामे मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा। पिंजरा खुलवाकर मलका को बाहर निकाला। बादशाह मलका के कदमों में गिर गया और सारी सूरत हाल बताकर माफी मांगी। मलका भी रोने लगी और बादशाह को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलका को हम्माम में भेजा ताकि वो नहाकर कपड़े तब्दील करे। खुद बादशाह ने मलका की जलन वाली बहनों को बुलवाकर फौरन सजा दी। मलका हम्माम से आ गई। इसी वक्त सब ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने आम जश्न का ऐलान कर दिया। परीजाद, परवेज और बहमन के साथ मलका नए महल में आ गई। बादशाह भी यहीं रहने लगा। इसके बाद उसने एक लंबे अरसे तक बहुत इंसाफ सिद्ध की और इस दौरान कोई और मुसीबत पेश नहीं आई।